Assalamu alaikum students and welcome back to your science class. We are doing chapter number 8, that is energy. The topics we will cover today are going to be introduction, and energy can be found in many forms. Okay students, so let's start with the introduction. Energy is the ability to do work. Energy is all about doing work or making a change. एनर्जी क्या है? वो एबिलिटी है जिसके ज़रिए हम काम कर सकते हैं. जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो इट मीन्स कि कोई भी हम काम कर रहे हैं या कोई चेंज हम ला रहे हैं तो हम उसकी बात कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमें अगर कोई काम करना है, आपने लिखना है, पढ़ना है, चलना है, दौड़ना है, कोई भी काम आपने करना है तो उसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है. कोई चेंज आपने लाना है, जैसे कि अगर आपके रूम की सेटिंग है, आपने वो सेटिंग चेंज करनी है तो ज़ाहिर है अगर आप में एनर्जी नहीं होगी तो आप वो नहीं कर सकते. सो जब हम कोई चेंज ला रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है. इट इज़ एनीथिंग दैट हेल्प्स टू कैरी आउट एन एक्शन और मेंटेन अ प्रोसेस. मतलब ये है कि ये एनर्जी क्या है? वो हमें हेल्प करती है कि हम कोई एक्शन करें या फिर एक प्रोसेस को मेंटेन करें. यानी कि आपने अगर कोई भी काम करना है, इवन पढ़ना तक है, तो वो एक एक्शन है. उस एक्शन को करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है. आप अगर सुबह से लेके 2 घंटे तक आपको दौड़ना है तो उसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है. अगर आप में एनर्जी नहीं होगी तो आप इस दौड़ने के प्रोसेस को मेंटेन नहीं कर सकते. सो हमें कोई भी एक्शन करने के लिए या कोई भी प्रोसेस मेंटेन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. वी नीड एनर्जी फॉर एवरीथिंग वी डू. और हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है वो सब काम करने के लिए जो हम करना चाहते हैं. अच्छा जी, we will start our topic, that is energy can be found in many forms. When you eat food, your body digests that food and gives you the energy to do work and play. जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी जो है उस खाने को डाइजेस्ट करती है और उस डाइजेशन के बदले हमें क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज. हमें उससे एनर्जी मिलती है या हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसके ज़रिए फिर हम क्या करते हैं? कोई भी अपना काम करते हैं या खेलते हैं. एनर्जी जो है वो बेसिकली काफ़ी फॉर्म्स में अवेलेबल होती है और पहले हमने उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़नी है कि कौन कौन सी फॉर्म होती है या हम अपनी डेली लाइफ में उसको कैसे यूज़ करते हैं और फिर हम आगे जाके उनकी सारी की सारी जितनी भी फॉर्म्स हैं या कुछ फॉर्म्स हैं उसको हम पढ़ेंगे कि कैसी फॉर्म्स हैं ये. When you go to school in the morning you receive sun's energy in the form of light and heat. Light energy helps you to see, heat energy keeps you warm. सुबह के वक्त सूरज की जो एनर्जी होती है उससे हमें क्या मिलती है? लाइट और हीट मिलती है. या सूरज की एनर्जी जो है वो हमें हीट और लाइट की फॉर्म में अवेलेबल होती है. लाइट क्या करती है? वो हमें देखने में हेल्प करती है. हीट एनर्जी हमें वार्म रखती है. स्पेशली विंटर्स में हम लोग धूप में बैठ जाते हैं ताकि जो उसकी हीट एनर्जी होती है हम वो हीट थोड़ी सी एब्जॉर्ब कर सकें और अपनी बॉडी को वार्म कर सकें. In the afternoon the school bell rings. It uses sound energy to tell you the school is over. आफ्टरनून में क्या होता है? जब स्कूल बेल रिंग होती है तो साउंड एनर्जी के ज़रिए आपको पता चलता है कि स्कूल ओवर हो गया है. कैसे? क्योंकि वो जो साउंड होता है बेल रिंगिंग का वो सुन के आपको पता चल जाता है कि छुट्टी हो गई है. When you go to park in the evening, और इवनिंग में जब आप लोग पार्क जाते हैं तब हम कौन सी एनर्जीज को अपने यूज़ में लाते हैं? वो देखते हैं. यू किक अ बॉल एंड इट मूव्स. हम एक बॉल को किक करते हैं और वो मूव करता है. दिस एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी एंड विच इज़ एक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन. ये एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं और जो कि एक ऑब्जेक्ट तब एक्वायर करता है या हासिल करता है जब हम उसको कोई मोशन में ले आते हैं उस ऑब्जेक्ट को. जैसे कि बॉल था वो रेस्ट पे था, यानी वो रुका हुआ था, एक जगह पे पड़ा हुआ था, लेकिन जब हमने उसको किक किया है तो वो मूव करने लगा है और मूव करते हुए उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो गई है. यू पुल्ड द स्विंग टू अ हाई पोजीशन. स्विंग आपने देखा होगा, स्विंग को अगर आप हाई पोजीशन पे ले जाते हैं यानी कि थोड़ा सा ऊंचा उसको कर देते हैं, इट गेन पोटेंशियल एनर्जी. तो उस हाई पोजीशन पर उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, उसने पोटेंशियल एनर्जी को गेन कर लिया है क्योंकि हमने उसको अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा सा हायर पोजीशन पे जाके उसको पकड़ लिया है. इफ़ यू लेट इट गो इट विल एक्सपेंड दिस एनर्जी टू गो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. और आप जब उस हाई पोजीशन से स्विंग को छोड़ेंगे तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें बनी थी या उसने गेन की थी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है और वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होकर वो एक्सपेंड हो जाती है, यानी फैल जाती है. और वो क्या करती है? वो एनर्जी
वो उस स्विंग को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आती है। आप लोगों ने अगर झूला कोई देखा हो तो जब आप उसको हाई पोजीशन पे लेकर जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो वो काफ़ी देर तक थोड़ा सा मूव करता है आगे पीछे, और कुछ देर बाद जब उसके वो काइनेटिक एनर्जी जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की वजह से प्रोड्यूस हुई थी, जब वो ख़त्म हो जाती है तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वो स्विंग जो है या वो जो झूला है वो रुक जाता है। सो वही मिसाल यहाँ पे दी जा रही है। When you come back from the park in the evening, जब आप लोग शाम के वक्त, इवनिंग के वक्त पार्क से वापस आ रहे होते हैं, स्ट्रीट लैम्प्स लाइट द स्ट्रीट्स। स्ट्रीट्स में स्ट्रीट लैंप लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्ट्रीट्स को लाइट कर रहे होते हैं। अब कैसे लाइट कर रहे होते हैं? दे यूज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू गिव यू लाइट। वो जो स्ट्रीट लैम्प्स हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं और उसको लाइट एनर्जी में चेंज करके हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं, जिसके ज़रिए हम अंधेरे में देख सकते हैं। You use all of these different forms of energy every day. Let's discuss these types of energy a little more. Different forms of energy. अब हमारे पास पहले तो हम देखेंगे वन बाय वन के फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी, और फिर उसको उसकी डिटेल्स देखेंगे हम। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, और ये हमारे पास 6 फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं जिसको हमने स्टडी करना है या आज रीड करना है। वी विल डिस्कस दिस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन डिटेल अहेड। नंबर 1 इज काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ मूवमेंट। अच्छा जी, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली जब भी आप लोग काइनेटिक एनर्जी का वर्ड सुनेंगे तो आपके माइंड में आना चाहिए कि हम मूवमेंट की जो एनर्जी होती है उसकी बात करें, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर मूव करे उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। जैसे कि बॉल है, अगर आपने उसको किक कर दिया और वो बॉल जो है वो रोल कर रहा है या वो हवा में उड़ के जा रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। अगर कोई और भी चीज़ है, स्विंग है, वो मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। उसी तरह से अगर फैन मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी के जरिए वो मूवमेंट कर रहा है, यानी कि द एनर्जी ऑफ मूवमेंट। कोई भी बॉडी होगी अगर वो मूवमेंट में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। एनर्जी इज ऑल अबाउट डूइंग वर्क और मेकिंग अ चेंज। एनर्जी क्या है? वो सारा का सारा कोई भी हम काम कर रहे हैं या कोई चेंज कर रहे हैं उसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। व्हेन यू थ्रो अ क्रिकेट बॉल इट हैज़ एनर्जी बिकॉज इट कैन मेक अ चेंज बाय नॉकिंग डाउन विकेट्स। जब आप लोग एक क्रिकेट बॉल को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो उसमें एनर्जी है। क्यों एनर्जी है? हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें एनर्जी है? क्योंकि अगर वो विकेट्स को लग जाती हैं तो वो इन विकेट्स को गिरा सकती है, और अगर एक बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो वो कैसे उन विकेट्स को नॉक डाउन कर सकते हैं, यानी गिरा सकते हैं। Since it is moving, therefore it has kinetic form of energy। और क्योंकि ये क्रिकेट बॉल मूव कर रही थी इसलिए इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है? काइनेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसमें काइनेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी। Kinetic energy is a form of energy that an object or a particle has by reason of its motion। Kinetic energy ऐसी form of energy है, एनर्जी की एक ऐसी किस्म है जो कि एक ऑब्जेक्ट या पार्टिकल तब ऑब्टेन करता है या तब उसमें होती है जब उसमें मोशन हो रही हो। ठीक है, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को आके देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन 2 थिंग्स। अब काइनेटिक एनर्जी किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। कौन कौन सी? द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी। जाहिर सी बात है, जो ऑब्जेक्ट का मास है और उसमें जो वेलोसिटी है, यानी कि उसकी मूवमेंट की जो उसकी स्पीड आप कह सकते हैं, उन दोनों चीज़ों पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। क्वेश्चन: Suppose you are hit by a cricket ball and a table tennis balls, both moving at 50 km per hour. Which will hurt you more? सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग सपोज करेंगे क्रिकेट बॉल और एक टेबल टेनिस बॉल है जो कि मूव करें 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आपको कौन सी बॉल जो है वो ज़्यादा हर्ट करेगी? द क्रिकेट बॉल, बिकॉज इट विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स ग्रेटर मास। ठीक है, यहाँ पे क्रिकेट बॉल जो है वो ज़्यादा हर्ट करेगी क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? उसके मास की वजह से। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, जितना ही एक ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उतना ही वो क्या होगा, उतना ही वो ज़्यादा हिट करेगा या उतनी ही उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, अच्छा, अगर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास कम है एक का मास ज़्यादा है और वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो जाहिर सी बात है जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है वो ज़्यादा हिट करेगा या उसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। एक आपके पास
फुटबॉल है और एक क्रिकेट बॉल है, तो जाहिर सी बात है फुटबॉल जो है वो ज़्यादा हैवी है, उसका मास ज़्यादा है। तो फुटबॉल और क्रिकेट बॉल अगर सेम स्पीड से या सेम वेलोसिटी से आपकी तरफ आएंगे तो उसमें वो जो फुटबॉल है वो ज़्यादा हिट करेगा। क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। दूसरी एग्जांपल अगर हम देख लें, फॉर एग्जांपल 2 क्रिकेट बॉल्स हैं आपके पास, ठीक है, और एक क्रिकेट बॉल जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर पे मूव करी और दूसरी जो क्रिकेट बॉल है वो 100 किलोमीटर पर आवर पे मूव करी है। तो यहाँ पे तो अब उनका मास सेम है लेकिन उनकी वेलोसिटी में चेंज है। तो जाहिर सी बात है कि जिस बॉल को आप ज़्यादा तेज़ी से हिट करोगे या जो बॉल ज़्यादा तेज़ी से मूव करिए जिसमें वेलोसिटी ज़्यादा है वो आपको ज़्यादा हर्ट करेगी। इट मीन्स कि उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। सो काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, मास पे और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास सेम है और वेलोसिटी में डिफरेंस है तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटी सेम है लेकिन मास में डिफरेंस है तो जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा वो हम उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। Kinetic energy increases exponentially when the velocity of an object is increased। वही बात करें कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसी हिसाब से एक्सपोनेंशियली यानी कि पावर के हिसाब से इंक्रीज होती है अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमने इंक्रीज कर दी है, स्पीड उसकी इंक्रीज कर दी। एग्जांपल देख लेते हैं उसकी। इफ़ यू इंक्रीज द स्पीड ऑफ टेबल टेनिस बॉल बाय 10 टाइम्स इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय 24 टाइम्स। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर टेबल टेनिस बॉल को उसकी जो स्पीड है उसको आप 10 टाइम्स इंक्रीज कर दो, यानी कि 50 किलोमीटर की बजाय वो उसको 10 टाइम्स हम इंक्रीज कर दें तो 500 किलोमीटर पर आवर से अगर वो मूव करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 24 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। 24 क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली का मतलब है कि पावर के हिसाब से, जैसे कि 2 स्क्वायर होता है ना, तो उस स्क्वायर के हिसाब से एक्सपोनेंशियली वो पावर जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है, यानी कि ज़्यादा इंक्रीज होती है। इफ़ हिट इट विल हर्ट यू मच मोर देन अ क्रिकेट बॉल even though a cricket ball is 60 times heavier than a table tennis ball 163 ग्राम vs 2.7 ग्राम। यहाँ पे आप देखें वो बात आपको बता रहे हैं कि देखें जो वो है जो क्रिकेट बॉल है वो क्या है, वो हैवियर है टेनिस बॉल से, लेकिन टेनिस बॉल का हमने क्या कर दिया है, टेनिस बॉल का की स्पीड हमने इंक्रीज कर दी है 10 टाइम्स से। तो 10 टाइम्स से जब वो इंक्रीज हुई है इट मीन्स कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो गई है, और जिसका मतलब ये है कि वो हमें 60 टाइम्स वो हमें क्रिकेट बॉल से ज़्यादा हर्ट करेगा अगर वो हमें हिट कर गया या हमें लग गया तो। अच्छा जी, अब हम पोटेंशियल एनर्जी को स्टार्ट कर रहे हैं जिसको कहते हैं द स्टोर्ड एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी जो कि स्टोर हो जाती है एक बॉडी में। अब स्टोर कैसे होती है उसको देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन एक्वायर एनर्जी एंड स्टोर इट एज अ रिजल्ट ऑफ अ चेंज इन पोजीशन। एक ऑब्जेक्ट जो है वो एनर्जी को एक्वायर करती है यानी कि ऑब्टेन करती है, हासिल करती है। कब? जब हम उसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं और उस चेंज पोजीशन के रिजल्ट में वो उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेती है। दिस एनर्जी विच इज़ ड्यू टू इट्स रिलेटिव पोजीशन टू अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे ये एनर्जी क्या होती है, किसकी वजह से होती है? दूसरे ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से जो उसकी रिलेटिव पोजीशन होती है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है, एक बॉल है या एक चेयर है वो ज़मीन पे पड़ी हुई, बुक को ले लेते हैं, चले बुक अगर वो ज़मीन पे पड़ी हुई है तो वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है। अगर हम उस बुक को क्या कर रहे हैं, उस ज़मीन से उठा के किसी टेबल के ऊपर रख रहे हैं तो वो उसकी रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से वो बुक हमने क्या कर दी है, उसकी जगह चेंज करके हमने किसी और जगह पे हायर पोजीशन पे रख दी है। तो वो हायर पोजीशन की वजह से क्या हुआ है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, यानी कि एनर्जी जो है वो स्टोर हो गई है। जो एनर्जी हमने उसके ऊपर लगाई थी कि उस बुक को हमने उठा के ऊपर रख दिया। अब जाहिर सी बात है हमारी जो उस ऑब्जेक्ट को हम मोशन में लाए थे और अपनी एनर्जी को हमने अप्लाई करके उस बुक को क्या किया उठा के हमने टेबल पे रखा, तो वो जो एनर्जी थी वो उस बुक ने स्टोर कर ली। कौन सी फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अगर उस बुक को हम अभी धक्का दे देंगे और वो बुक ऊपर से नीचे गिरेगी तो वो पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेगी, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देगी, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज करके वो क्या करेगी, वो उसके ओरिजिनल फॉर्म में उसको लेकर आएगी जो कि ज़मीन पे पड़ी हुई थी, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी उसमें लेकर आएगी और वहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगी।
ज़्यादा सूटेबल एग्जांपल इसकी स्विंग वाली हो सकती है, जो कि हमने अभी देख ली थी कि उसमें उन्होंने क्या किया था, हमने एक स्विंग थी उसको ओरिजिनल पोजीशन से अपनी एनर्जी लगा के उसको एक हायर पोजीशन पे लेकर गए। तो वो जो स्विंग है उसने वो हमने जो एनर्जी उस पर अप्लाई की थी उसको उसने पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लिया। फिर जब हमने उस स्विंग को छोड़ दिया तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो वापस काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, यानी कि मूविंग। जाहिर सी बात है स्विंग को अगर हम छोड़ते तो वो मूविंग फॉर्म में आ जाता है ना, तो मूविंग फॉर्म में आके उसने काइनेटिक एनर्जी में वो पोटेंशियल एनर्जी जो उसने एनर्जी स्टोर की हुई थी हायर पोजीशन पे उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर दिया और वो मूव करने लगा। अब वो काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करेगा और जब तक वो काइनेटिक एनर्जी उसमें है तो वो मूव करेगा और ख़त्म होते ही वो काइनेटिक एनर्जी उस स्विंग को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आ जाती है। सो इसको कहते हैं रिलेटिव पोजीशन, यानी कि पहले एक ऑब्जेक्ट जो था उसकी पोजीशन से हम उसको मूव करके किसी और पोजीशन में रख रहे हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्टिल ऑब्जेक्ट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। और एनर्जी क्या है, एक स्टिल ऑब्जेक्ट में अगर हम एनर्जी को वो कर रहे हैं स्टोर कर रहे हैं तो उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। जैसे कि स्विंग जो है वो क्या था, वो स्टिल ऑब्जेक्ट था, उसी से हमने उठा के उसको एक हायर पोजीशन पे रखा, लेकिन वो स्टिल था, यानी कि हमने हायर पोजीशन पे उसको पकड़ा हुआ था, तो तब वो स्टिल था, उस टाइम उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी। जब जैसे ही हमने उसको छोड़ दिया तो वो स्टिल फॉर्म से मूविंग फॉर्म में आ गया और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। इन द पार्क द स्विंग एक्वायर्ड एनर्जी व्हेन यू पुल्ड इट टू अ हायर पोजीशन। वही बात करें कि पार्क में एक स्विंग है, उसने एनर्जी एक्वायर की, हासिल की, जब आपने इसको एक हायर पोजीशन पे क्या किया, पुल किया। इफ़ यू लेट इट गो इट विल अल्टीमेटली गो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और आप अगर उसको छोड़ देते हैं अल्टीमेटली के आखिरकार जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। अब जाहिर सी बात है एकदम से तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं रुक जाता ना, आप जब स्विंग को एक हायर पोजीशन पे ले जाकर छोड़ देते हैं, वो कुछ टाइम तक थोड़ा सा मूव करता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, लेकिन आखिरकार एट लास्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है। In other words, it will release its energy to go back to its initial position which was in the state of equilibrium. मतलब क्या है कि वो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, जो पोटेंशियल एनर्जी उसने उस पोजीशन पे स्टोर की थी उसको रिलीज करेगा। कौन से फॉर्म में रिलीज करता है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में उसको रिलीज करता है, और उस काइनेटिक एनर्जी को वो यूज करेगा, वो स्विंग अपनी इनिशियल पोजीशन, पहली जो उसकी पोजीशन थी उसमें आने के लिए, जो कि इक्विलिब्रियम की स्टेट थी, यानी कि ऐसी स्टेट थी जिसमें वो बिल्कुल स्टेट ऑफ रेस्ट पे था। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी और इसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। जी नेक्स्ट एग्जांपल अपने देख लेते हैं। व्हेन यू पुल स्लिंग ऑफ अ स्लिंग शॉट इट एक्वायर्स पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू योर पुलिंग एक्शन। ठीक है, कह रहे हैं कि जब हम स्लिंग शॉट का स्लिंग पुल करते हैं, पहले देखते हैं स्लिंग शॉट कहते हैं किसको, इसको स्लिंग शॉट कहते हैं, ठीक है, और ये इसका स्लिंग होता है। तो कहते हैं जब हम इस स्लिंग को पुल करते हैं, यानी कि जब हम इसको खींच लेते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर कर लेता है इस पुलिंग एक्शन की वजह से, क्योंकि हम अपनी एनर्जी को लगा के उसको पुल कर रहे हैं, तो उस पुलिंग एक्शन की वजह से स्लिंग शॉट में क्या हो गया, सॉरी स्लिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। ठीक है, क्योंकि हम जब निशाना लगा रहे होते हैं तो उस वक्त हमने इस जो स्लिंग है उसको पुल करके पकड़ा होता है, रेस्ट पोजीशन पे वो होता है, तो क्योंकि वो हमने उसकी ओरिजिनल पोजीशन से उसको मूव करके उसको खींच के दूसरी पोजीशन पे रखा हुआ है, तो वहाँ पे उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्टोर हुई होती है। When you release the sling, the potential energy is converted to kinetic energy and it is transferred to the pebble, giving motion to the pebble. ठीक है, क्या होता है जब स्लिंग को हम रिलीज कर देते हैं, आपने इसको कभी यूज तो किया होगा, ना किया तो देखा तो होगा, यहाँ पे कोई पत्थर रखते हैं या कोई भी चीज़ हमने जिससे निशाना लगाना हो या जिससे हमने मारना हो, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, नॉर्मली वो एक पेबल होता है, यानी कि स्टोन पत्थर सा कुछ होता है, तो उसको जब हम स्लिंग को रिलीज कर देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और क्योंकि वो पेबल जो है वो उस स्लिंग के साथ अटैच था, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाती है किस में, वो पेबल में ट्रांसफर हो जाती है और पेबल को भी मोशन में लगा देती है, क्योंकि पेबल फ्री है, उसके साथ कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है, तो पेबल आगे मूव कर जाता है। जबकि स्लिंग में जो पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो थोड़ी देर में वो स्लिंग आप देखते हैं कि वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है।
पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी द मोमेंट एंड ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग। और ये बात मैं आपको तब से बताया जा रही हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किस में, काइनेटिक एनर्जी में, उस मोमेंट, उस लम्हे जैसे ही वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है। अगर एक ऑब्जेक्ट को हमने उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, यानी कि जो उसकी नॉर्मल पोजीशन थी उससे उठा के हम उसको किसी और पोजीशन पे ले जा रहे हैं तो वहाँ पे उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। और जैसे ही हम उस पोजीशन से उसको छोड़ देते हैं तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होती है वो काइनेटिक एनर्जी में उसी मोमेंट पे क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट कर दिया है। अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैज़ नो पोटेंशियल एनर्जी, और जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, जीरो पोटेंशियल एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं एक MCQ दे दूँ और उसमें मैं आपसे कहूँ कि एक ऑब्जेक्ट है और वो 50 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रहा है, उसकी वेलोसिटी है और 5 kg उसका मास है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये चलें 5 ग्राम्स कर लेते हैं, तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ऐसा MCQ बनाया जाएगा, तो उससे आप वो कर सकते हैं। आप चूंकि वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है और मैं आपको वेलोसिटी बता रही हूँ उसके मास के साथ साथ, तो आप वहाँ पे कहेंगे कि वहाँ पे उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो मूव कर रहा है और मूविंग ऑब्जेक्ट में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। ये बात आपने याद रखनी है। Since the pebble is moving, this shows its potential energy has converted to kinetic energy। क्योंकि पेबल मूव करने लगा है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। और हाँ, अगर एक ऑब्जेक्ट वो है रेस्ट पोजीशन पे है तो उस टाइम उसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऑब्जेक्ट जो है या एक स्ट्रिंग है उसको मैंने एक हाई पोजीशन पे पकड़ा हुआ है तो उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी है, तो जब तक मैंने उसको हाई पोजीशन पे पकड़ा हुआ है तब तक उसमें जीरो काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं उसको उस पोजीशन से छोड़ दूंगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी क्योंकि वो मूव कर रहा होगा, ठीक है। अ बॉडी एट रेस्ट हैज नो काइनेटिक एनर्जी इन इट। अच्छा जी, अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी वीएस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस क्या है वो हमने देखना है। सो सबसे पहले है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अगर आप यहाँ पे पिक्चर में देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि एक बो है और साथ में एक एरो आपको नज़र आ रहा है जिसको ये तीरंदाज उसने उसको क्या किया हुआ है, उसको खींचा हुआ है। तो इस पोजीशन में आप देखें यहाँ पे जो नॉर्मल इसकी पोजीशन होती है वो ऐसे होती है कुछ, ठीक है। तो इस पोजीशन से उन्होंने इसको इस तरह इस पोजीशन में लेकर आए हुए हैं। ये जो यहाँ पे एक रबर टाइप इसका लगा होता है और उसके ज़रिए वो एरो को उन्होंने यहाँ पे पकड़ा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, उस एरो को सारी की सारी ओरिजिनल पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको मूव किया हुआ है, जिसके रिजल्ट में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गई है क्योंकि द एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे उसकी पोजीशन चेंज हो गई है और एट रेस्ट है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसमें प्रोड्यूस हो रही है। काइनेटिक एनर्जी इसमें कितनी होगी, जीरो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इसमें होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं। उसमें देखें आप, वो तीरंदाज ने तीर को या एरो को क्या कर दिया, छोड़ दिया है, जिसके रिजल्ट में वो जो रबर टाइप था वो क्या हो गया, वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया और जो एरो है उसने क्या किया, वो मूव करने लग गया। अब इस पोजीशन में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी, और वो जो एनर्जी उसमें स्टोर हुई थी वो किस में चेंज हो गई, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। अब क्योंकि यहाँ पे ये जो रबर था वो तो इस बो के साथ अटैच्ड है तो वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया, और अगर आप नोट करें तो थोड़ी देर के लिए वो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है और उसके बाद अपनी पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन चूंकि वो जो एरो था उसके साथ वो कहीं पे भी अटैच नहीं था तो वो सीधा जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक उसके सामने या तो कोई स्टॉप करने के लिए कुछ हो ना, या फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी ख़त्म ना हो जाए, तब तक क्या होगा, वो जो एरो है वो मूव करेगा। अब हम इसको फर्दर देखते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड इज नॉट डूइंग एनीथिंग देन इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। अगर एक ऑब्जेक्ट क्या है, वो रेस्ट पे है और कुछ भी नहीं कर रहा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे जो एरो था ये रेस्ट पे था ना, और यहाँ पे ये कुछ भी नहीं कर रहा था, बो भी कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ उसने क्या किया हुआ, बो को उन्होंने थोड़ा सा खींचा हुआ है। तो ये रेस्ट पे है, कुछ नहीं करे, तो यहाँ पे इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है।
इट इज, अब काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं। इट इज एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और ये एनर्जी किससे कौन सी एनर्जी होती है जो कि एक ऑब्जेक्ट के मूविंग से क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एरो है वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, और इस मूविंग की वजह से जो एनर्जी इसमें प्रोड्यूस हुई है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स सराउंडिंग। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो अपने सराउंडिंग से इंडिपेंडेंट है। अब जाहिर सी बात है, ये जो हमने ये जो तीर अंदाज ने इस एरो को खींचा हुआ है, तो वो अपनी सराउंडिंग से इंडिपेंडेंट है, चाहे कैसे भी उसने इसको क्या किया, या कहीं पे भी किसी भी सराउंडिंग में उन्होंने इस तीर को चलाना हो, तो वो इंडिपेंडेंट है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ देयर ऑब्जेक्ट्स इन इट्स सराउंडिंग, और ये जो है ये डिपेंड करता है बाकी ऑब्जेक्ट्स के स्टेट पे जो उसके सराउंडिंग्स में है। जाहिर सी बात है, अगर ये जो तीर है वो एक ऐसी जगह पे चले जहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा हो, या जहाँ पे हवा का दबाव जो है वो ज़्यादा होगा, तो ज़ाहिर है वो जो एरो है वो उसकी मूवमेंट थोड़ी सी स्लो होगी। सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है अपनी सराउंडिंग पे। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर। पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी कैन बी ट्रांसफर बिटवीन ऑब्जेक्ट्स बाय अ कोलिजन, और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। कैसे ट्रांसफर नहीं हो सकती पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे देखें, ये जो यहाँ पे हमने इसको ऑब्जेक्ट को क्या किया हुआ है, जो एरो को और हमने बो को इसको खींचा हुआ है, तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती है। ठीक है, यानी कि दोनों में उनकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। हाँ, जब ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है तो क्या होता है, अब यहाँ पे जैसे इसको छोड़ते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की बात हम करने लग जाएंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी देखें, वो कह रहे हैं ना कि इट कैन बी ट्रांसफर बिटवीन ऑब्जेक्ट्स बाय कोलिजन। कोलिजन की वजह से वो क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ पे जब ये रेस्ट पोजीशन पे था, तो यहाँ पे इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसे ही इस बो को उन्होंने छोड़ दिया तो क्या हुआ, यहाँ बो में जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वो काइनेटिक एनर्जी एरो के साथ क्या हुई, कोलाइड हुई, यानी कि उससे टकराई, और वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इस बो ने क्या कर दी, वो एरो में ट्रांसफर कर दी, और जिसकी वजह से एरो क्या हुआ, वो आगे मूव करने लगा। It depends on the mass and height of an object. Higher you move the object, higher potential energy it will store. और जाहिर सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, एक ऑब्जेक्ट के मास पे और उसकी हाइट पे या फिर उसकी लेंथ पे। आप देखें, जितना आप इस बो को खींचेंगे उतनी ही उसमें ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी। ठीक है, या फिर उस जितना ही ये ऑब्जेक्ट भारी होगा, जितना ही वो मास होगा, उन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, जितना ही आप उसको क्या कर रहे हैं, हायर मूव करेंगे, या जितने ही आप उसको दूर खींचेंगे उतना ही इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगी। काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है मास पे और वेलोसिटी पे, यानी कि उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम अब देखेंगे हीट एनर्जी, जिसको थर्मल एनर्जी भी कहते हैं, यानी कि जो वार्मथ होती है उसकी एनर्जी को हम देखेंगे अब। Everything on earth is made of atoms which combine to form molecules. अर्थ पे जो भी चीज़ें हैं वो किससे बनी हुई हैं, एटम से बनी हुई हैं, जो कि कंबाइन होकर क्या बना देती हैं, मॉलिक्यूल्स बनाती हैं। These molecules are always moving, और ये जो molecules हैं ये हमेशा मूव कर रहे होते हैं। When they get excited they move with more speed, और जब ये excited होते हैं तो वो ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं। When they speed up they hit other molecules transferring their energy to them and getting them excited too. और जब ये स्पीड अप होते हैं तो वो बाकी मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, हिट करते हैं, और जो एनर्जी उनमें थी वो उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। जाहिर सी बात है, जब वो मूव करें तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, और वो काइनेटिक एनर्जी को क्या करें, जब वो दूसरे को हिट करें तो वहाँ पे कोलिजन्स हो रही है, और कोलिजन्स की वजह से क्या हो रहा है, वो जो एनर्जी है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स में भी ट्रांसफ़र हो रही है। द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड हीट एनर्जी, और इस प्रोसेस का जो रिजल्ट होता है उसको हीट एनर्जी कहा जाता है। हीट एनर्जी इज अ रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, वैसे तो हमने मूवमेंट की बात की थी तो हमने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पे जो टाइनी पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हीट या फिर मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम कौन सी एनर्जी कहते हैं, हीट एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो क्योंकि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स चूँकि इतनी मूव करते हैं
तो उन मूव करने की वजह से वो हीट एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर आपने जैसे देखा हो कि आपके पास कोई शीशे की कोई चीज़ है या कोई मेटल का कुछ भी है और उसको आप लोग कारपेट पे क्या करते हैं, उसको कारपेट पे रगड़ते हैं, उसको फ्रिक्शन अगर आप उसमें प्रोड्यूस होती है और उसके बाद अगर आप उसको हाथ पे रखते हैं तो वो थोड़ा सा गर्म हो गया तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं और वो काइनेटिक एनर्जी, इतना मूवमेंट वो करते हैं, इतनी उस पर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि वो काइनेटिक एनर्जी हीट में चेंज हो जाती है, यानी कि उसमें वो गर्म हो जाती है वो चीज़, ठीक है। सो यहाँ पे भी क्या होता है, देखिए आपको ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, वो ठंडे हैं सारे के सारे, नीचे आपको रेड नज़र आ रहे हैं विच मीन्स कि ये हॉट हैं। तो जिसकी वजह से ये क्या करें, ये ज़्यादा मूवमेंट करें और मूवमेंट करते हुए ये इधर ये जो आपको ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स नज़र आ रही हैं इसके साथ कोलाइड करेंगे और कोलाइड करके इनको भी मूव करवाने लग जाएंगे। आपने जब अगर देखा हो कि आप पानी को अगर बॉयल कर रही है तो नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसका पानी गर्म होता है और वो ऊपर वाला स्टार्ट में ऊपर का जो पानी होता है वो ठंडा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर आप देखें तो पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो पहले नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो मूव करने लगते हैं, उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इतनी प्रोड्यूस होती है कि वो हीट में चेंज हो जाती है, उसमें हीट स्टार्ट हो जाती है प्रोड्यूस होना। और फिर वो क्या होता है, वो हीट जो है या वो जो एटम्स है वो ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको कोलाइड करने लगते हैं और उसको कोलाइड करते हुए उनको भी अपने साथ मोशन में ले आते हैं और जिसके रिजल्ट में क्या होता है, पूरे के पूरे पानी में हीट प्रोड्यूस हो जाती है और हीट एनर्जी वो गेन कर लेते हैं जिसकी वजह से पानी गर्म हो जाता है। अच्छा जी हाँ, अब हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी देखेंगे जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, द मोस्ट यूजफुल एनर्जी, जो हमारी घर में या स्कूल में कहीं पे भी जो बिजली चल रही होती है उसकी एनर्जी को अब हम देखेंगे। द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स वन ऑफ हुज कंपोनेंट्स इज इलेक्ट्रॉन। मैटर क्या है, वो एटम से मिलकर बना हुआ है जिसका एक कंपोनेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, ठीक है। These electrons are constantly in motion, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कॉन्स्टेंटली किस में होते हैं, मुसलसल ये मोशन कर रहे होते हैं या मूव कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मेड टू मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में मूव करते हैं। अब डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ वायर फ्रॉम पावर प्लांट टू होम्स एंड फैक्ट्रीज इज कॉल्ड करंट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है जो कि एक वायर के जरिए, एक तार के जरिए हो रही है, कहाँ से कहाँ तक, पावर प्लांट से लेके हमारे घर तक या फैक्ट्री तक या स्कूल तक, ये सारी की सारी जो मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, इसको करंट कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, एंड दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कहा जाता है, ठीक है। होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं। एग्जांपल हम इसकी ऐसे ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं और एक रो के स्टार्ट से मैं एक स्टूडेंट को बुक दे देती हूँ और उसको कहती हूँ कि ये बिल्कुल क्लास के एंड तक पहुँचाएं और सारे स्टूडेंट्स को इसको एक दफ़ा पकड़ना है। तो जाहिर सी बात है वो बुक जब हम मूव कर रहे होंगे तो उसमें क्या हो रहा है, पूरी की पूरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में मूव कर रहा होता है और इसी मूवमेंट के रिजल्ट में क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। द फास्टर द करंट मूव्स द हायर इट्स पावर इज, और जितना ही करंट जो है वो तेज मूव करेगा उतनी ही उसमें पावर ज़्यादा होगी, यानी कि जितनी इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी उतनी ही पावर ज़्यादा होगी। Electricity or electrical energy is the most useful form of energy compared to all other forms of energy. Electricity या फिर electrical energy सबसे यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो जिसको हम अगर बाकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से कंपेयर करेंगे तो भी। और एक और बात, इसको सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी हम कह सकते हैं। सेकेंडरी कैसे, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी खुद ब खुद तो नहीं बनती ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम बनाते हैं या तो सोलर एनर्जी से बनाते हैं या फिर जो हमारे पास पानी के ज़रिए हम उसके पानी जो डैम्स हमने बनाए होते हैं उसके ज़रिए हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो किसी न किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेकेंडरी फॉर्म ऑफ एनर्जी हम कहते हैं। It can be converted into any other form of energy quickly and cheaply, और इसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। पहले हम कुछ
जैसे कि जो डैम हमने बनाए हैं, वाटर की जो वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल से काइनेटिक में चेंज कर रहे हैं, और फिर उस काइनेटिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे होते हैं। इसको इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे फिर बाद में। तो वो जो एनर्जी में उसको हम चेंज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। हम उसको हीट एनर्जी में चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल हीटर के ज़रिए, लाइट में चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के ज़रिए, उसको हम फ़ैन में यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से बाकी जो भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है उसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले बाकी जो एनर्जीज हैं जिसके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, जिसमें सबसे आजकल जो मेन एनर्जी फॉर्म है वो सोलर एनर्जी है। तो सोलर के ज़रिए हम उस सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज कर सकते हैं जल्दी और चीपली। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज़ बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और पहले तो इलेक्ट्रिसिटी इतनी वो नहीं थी, लोग बगैर बिजली के भी गुजारा कर लेते थे, लेकिन आजकल जो है ये हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गई है। अच्छा जी, अब हम अपना नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी देखेंगे जो कि लाइट एनर्जी है। और पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है जो हमारे पास सबसे मेन सोर्स ऑफ लाइट है वो सन है, और उससे जो हमें लाइट एनर्जी मिलती है उससे हम देखें क्या क्या जो विंड प्रोड्यूस हो रही होती है, या जो सोलर के ज़रिए हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, प्लांट्स जो लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं, और जो वेव्स और टाइड्स वगैरह बन रही होती हैं वो सारी की सारी लाइट एनर्जी में आती हैं। तो इसको देख लेते हैं। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है आपको ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। इलेक्ट्रो इज़ फ्रॉम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इज़ फ्रॉम मैग्नेट। ठीक है, सो एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी दोनों प्रेजेंट होते हैं, और ये वेव्स की फॉर्म में क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, लाइट इज मेड ऑफ टाइनी फोटॉन्स विच आर वेरी एनर्जेटिक पार्टिकल्स। और जो लाइट है वो क्या होती है, वो टाइनी फोटॉन्स से मिलकर बनी हुई है, जो कि बहुत एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, the intensity of light is dependent upon the number of energy photons contain। और जो लाइट की इंटेंसिटी है, यानी कि लाइट तेज़ है या कम है, वो किस पे डिपेंडेंट होती है, द नंबर ऑफ एनर्जी फोटॉन्स कंटेन। फोटॉन्स में जितनी एनर्जी होती है वो उसी पे लाइट की इंटेंसिटी यानी कि उसका तेज़ होना या कम होना वो डिपेंड करता है। द एबिलिटी ऑफ लाइट टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड लाइट एनर्जी। और लाइट की जो एबिलिटी है जिसके ज़रिए हम काम कर सकते हैं उसको लाइट एनर्जी कहा जाता है। अब इसको वही बात है, यहाँ पे लाइट एनर्जी को यूज़ करके क्या किया जा रहा है, डिफरेंट वर्क्स किए जा रहे हैं। सोलर पैनल से उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जा रहा है। प्लांट्स जो है उसको क्या कर रहे हैं, उसको अपने लिए एनर्जी उससे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, लाइट एनर्जी इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी कैन सी। और लाइट एनर्जी ही सिर्फ ऐसी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम देख सकते हैं। बाकी तो हम किसी भी अभी तक जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमने पढ़ी है उसमें हम जो हीट एनर्जी है उसको हम फील कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल और पोटेंशियल एनर्जी को हम देख नहीं सकते, लेकिन हम उसको मतलब अपने माइंड में उसको वो कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। सिर्फ लाइट एनर्जी ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम देख सकते हैं, बाकी एनर्जी जिसको हम देख नहीं सकते हम उसको फील करते हैं। द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी ऑन अर्थ इज सन। और सन जो सूरज है वो हमारे पास प्राइमरी यानी कि सबसे पहला सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी है। सबसे पहले जो लाइट है वो हमें सन से मिलती है। बाकी जो लाइट है वो हमें किस से मिलती है, घर में जो लैंप लगे होते हैं या जो बल्ब वगैरह लगे होते हैं उससे मिलती है। तो वो देखें वो प्राइमरी सोर्स नहीं है। पहले हम कोई भी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं और फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लाइट एनर्जी में चेंज करें। ठीक है, सो प्राइमरी का मतलब सबसे पहला सोर्स जो है वो हमारा क्या है, लाइट का, वो सन है। इट इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी और ये नेचुरल भी है। सनलाइट परफॉर्म्स टू ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टास्क फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। और सबसे मेन दो टास्क जो है वो सनलाइट करता है ज़मीन पे ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए। सस्टेन मतलब बरकरार रखना। It maintains the temperature of earth at a level where living organisms can survive। सबसे पहला काम तो ये है कि ये ज़मीन के टेम्परेचर को एक ऐसे लेवल पे रखता है जिस लेवल पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जानदार हैं वो सर्वाइव कर पाए यानी कि ज़िंदा रह पाए।
प्लांट्स यूज सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और प्लांट्स, दूसरा इसका बड़ा जो टास्क है वो ये है कि प्लांट्स जो है वो सनलाइट को यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। लाइट एनर्जी हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। उसके अलावा लाइट एनर्जी हमें हेल्प करती है कि हमारे इर्द गिर्द की चीज़ों को हम देख सकें। एंड लाइट एनर्जी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और लाइट एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं बाकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, जो कि यहाँ पे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लाइट एनर्जी सबसे मेन जो इसका चेंज दूसरे फॉर्म में चेंज करने का वो है, वो एक तो प्लांट्स के ज़रिए है और एक जो सोलर पैनल्स होते हैं जिसके ज़रिए उसको वो किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। ये दो इसके मेन फॉर्म्स है जिसमें लाइट को कन्वर्ट किया जाता है। लाइट एनर्जी इज ऑलवेज मूविंग एंड देयरफॉर कैन नॉट बी स्टोर्ड। और लाइट एनर्जी जो है वो मुसलसल मूव कर रही होती है, इसलिए हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। अब जाहिर सी बात है, सूरज अगर उसकी जो रोशनी है वो सुबह के टाइम होती है, लेकिन हम उसको एक बॉक्स में स्टोर करके दोबारा बाद में उसको नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। सो उसको हम स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वो मुसलसल मूव कर रही होती है। हाँ, उसको दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं हम, जैसे कि सोलर पैनल्स के जरिए अगर हम उसको उस सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दें तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेव हो सकती है, लेकिन जो लाइट एनर्जी है उसको हम स्टोर नहीं कर सकते। साउंड एनर्जी, अब हमारा लास्ट जो फॉर्म है साउंड एनर्जी, उसको हम देखते हैं। वी कैन सी द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, वी कैन फील द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, बट वी कैन ऑल्सो हेयर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ साउंड। ठीक है, हम लाइट की फॉर्म में एनर्जी को देखते हैं, फील करते हैं हीट की फॉर्म में, लेकिन उसके अलावा हम उसको एनर्जी को सुन भी सकते हैं, और वो जो सुनने की फॉर्म है उसको हम साउंड कहते हैं। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच मूव्स इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स। और साउंड जो है वो एक काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म आप उसको कह सकते हैं, यानी कि जैसे काइनेटिक एनर्जी उसको एक सब फॉर्म आप कह लें इसको, क्योंकि ये मूव कर रही होती हैं किस में, साउंड वेव्स के फॉर्म में। जब हमने हेयरिंग के प्रोसेस को पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि साउंड जो है या जो आवाज़ होती है वो क्या कर रही होती है, वो वेव्स की फॉर्म में मूव करती है, और इसी वजह से इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म कहा हुआ है, और इसको हम सुन सकते हैं, साउंड वेव्स की फॉर्म में ये मूव करता है। अच्छा जी, साउंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। साउंड एनर्जी वाइब्रेशंस के जरिए प्रोड्यूस होती है। मतलब ये है कि जब हम बोलते हैं तो एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही हमने अभी बात की कि काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म है साउंड एनर्जी, तो वो जो वाइब्रेशंस हो रही हैं पार्टिकल्स में, वो बाकी आगे वाले पार्टिकल से कोलाइड करती हैं, यानी टकराती हैं, और आगे भी उसमें पार्टिकल्स में मूवमेंट स्टार्ट कर देती हैं या वाइब्रेशन स्टार्ट करवा देती हैं। यही ये जो पार्टिकल टू पार्टिकल वाइब्रेशंस हो रही होती हैं, इसके ज़रिए क्या होता है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एग्जांपल इसकी आप ऐसे ले सकते हैं जैसे कि एक पूल है और उसमें आप पत्थर को फेंक देते हैं, तो जिस पॉइंट पे पानी के साथ वो स्टोन टकराता है वहाँ पे वेव्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, और वो वेव्स जो हैं वो तब तक बनती रहती हैं जब तक उसमें वो एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है वो जब तक उसमें है, तो तब तक वो वेव्स बन रही होती हैं, और फिर एक पोजीशन पे आके वो वेव्स जो हैं वो रुक जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी बोल रही हूँ, तो जब तक मैं बोल रही हूँ तब तक वो जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है, और जैसे ही मैं बोलना बंद करती हूँ तो पार्टिकल्स की मूवमेंट बंद हो जाती है और आपको आवाज़ आना भी बंद हो जाती है। When sound waves in the air strike the eardrum, it starts to vibrate, making the hearing possible. और जब ये sound waves हमारे जो एयर में होते हैं वो हमारे एयर ड्रम को स्ट्राइक करते हैं या हमारे एयर ड्रम से टकराते हैं, तो एयर ड्रम को वाइब्रेट करवाने लग जाते हैं। जब एयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो हेयरिंग पॉसिबल हो जाती है। वी यूज साउंड एनर्जी टू कम्युनिकेट विद अदर्स, टू लिसन टू द म्यूज़िक एंड टू ऑब्जर्व द वर्ल्ड। हम क्या करते हैं, साउंड एनर्जी को यूज़ करते हैं दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि बात करने के लिए, और म्यूज़िक सुनने के लिए, या फिर इस जो हमारी दुनिया है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम साउंड एनर्जी को यूज़ करते हैं। अच्छा जी, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया या कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझसे पूछें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।